आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों, हमने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है 5000 प्लस एमसीक्यूज़ की, जो ये हमारी सीरीज़ है ना बच्चों, तो इसी को कंटिन्यू करते हैं। ओके, तो इसमें जो है क्वेश्चंस को हम एक्सप्लेनेशन के साथ में डिस्कस कर रहे हैं बच्चों। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है सीरीज़ आप लोगों के जितने भी अपकमिंग गवर्नमेंट फार्मासिस्ट के एग्जाम्स होने हैं, सभी के लिए सीरीज़ बहुत ज़्यादा यूजफुल रहने वाली है आप लोगों के लिए। ओके, तो इसमें जो है हमने बहुत सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, तो अभी हम लोग जो है आगे क्वेश्चंस देखेंगे इसमें। ओके, और बाकी अभी फार्मा एमसीक्यू मोबाइल एप्लीकेशन अवेलेबल है बच्चों, प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। अदरवाइज वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपकी लिंक दी गई है जहां पर आपको टेस्ट सीरीज़ मिल जाती है। इसी टाइप के क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज़ में डाले हुए मैंने, है ना। बाकी जो है वहाँ पर कोर्सेज़ हैं जहाँ पर ये जो है आपको इनकी PDF भी मिल जाती है, जो ये है हमारी सीरीज़ इसकी। ओके, और इसका अलग से कोर्स भी है बच्चों, तो ऐप पे विजिट कर सकते हो आप लोग। ओके, और जो अपने फ्रेंड्स हैं और फार्मेसी के ग्रुप है उनमें शेयर भी कीजिएगा। तो हमने कहाँ तक क्वेश्चंस डिस्कस करे थे इसके 6190 तक, है ना। तो अभी इसमें आगे की क्वेश्चंस हम लोग देख लेते हैं। ओके, तो भाई देखो क्वेश्चन है हमारा, हाँ, बायो अवेलेबल फ्रैक्शन कैन बी गिवन, बायो अवेलेबल फ्रैक्शन कैन बी गिवन बाय, है ना। तो बायो अवेलेबल फ्रैक्शन जो होता है वो क्या होता है, देखो, एडमिनिस्टर्ड डोज बाय अवेलेबल डोज 1 बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, या बाय अवेलेबल डोज बाय एडमिनिस्टर्ड डोज, या 1 बाय अवेलेबल डोज। एडमिनिस्टर फ्रैक्शन बच्चों, जो आपका बायो अवेलेबल फ्रैक्शन जो है ना भाई, बायो कितनी भाई हमारी ड्रग बायो अवेलेबल है, तो ये होता है बायो अवेलेबल डोज कितनी है और कितनी तुमने मतलब डोज एडमिनिस्टर करी थी, उन दोनों का जो रेशियो होता है बच्चों। तो यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट, तो हमारा आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। बायो अवेलेबल डोज डिवाइड करेंगे इसको एडमिनिस्टर डोज से, तो क्या निकल के आएगा, बायो अवेलेबल फ्रैक्शन। तो ब्रिटिश फार्माकोपिया 2008 है ना, कंटेन हाउ मेनी वॉल्यूम। जो ब्रिटिश फार्माकोपिया है बच्चों, है ना, एक तो आपको कमेंट करना है इसका फर्स्ट एडिशन जो है वो कब आया था, है ना। जैसे कि आपने फर्स्ट एडिशन, देखो सभी के एडिशन तो सारे इंपॉर्टेंट होते हैं, जैसे IP के सारे सारे एडिशन इंपॉर्टेंट है ना। तो यहाँ पर ब्रिटिश का आपने फर्स्ट एडिशन बताना है कब आया था। तो ये 2008 वाला जो एडिशन है इसमें कह रहे कितने वॉल्यूम है भाई, 4 वॉल्यूम है, 6 वॉल्यूम है, 5 या 1 वॉल्यूम। तो कई बार इस टाइप के क्वेश्चन बन जाते हैं बच्चों। तो जो ये वाला एडिशन है 2008 वाला 2008, तो इसके जो होते हैं 6 वॉल्यूम है, ऑप्शन 2 हो जाएगा। मतलब वट आइटम कम्स अंडर B कैटेगरी इन ABC एनालिसिस। तो ABC एनालिसिस का मतलब बच्चों कहाँ पढ़ते हो आप, इन्वेंट्री कंट्रोल की आपकी टेक्निक जो होती है उसमें आपकी ABC एनालिसिस आती है। इसका ना फुल फॉर्म बनता है एग्जाम में क्वेश्चन, ऑलवेज बेटर कंट्रोल होता है, ऑलवेज बेटर कंट्रोल, है ना। तो इसमें आपके A आइटम, B आइटम, C आइटम होते हैं। A आइटम जो होते हैं ना बच्चों, A आइटम वो ना बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली आइटम्स होते हैं, उनको वो ना इन्वेंट्री का सिर्फ 10% होते हैं, लेकिन 70% ना वो बजट कंज्यूम कर लेते हैं, है ना। B वाले 20-20 याद रखते हो भाई, 20% इन्वेंट्री का होता है, 20% बजट कंज्यूम करेंगे। C वाले बहुत ही चीप होते हैं, C से चीप याद रखते हो, वो 70% तो आपका इन्वेंट्री का होते हैं, लेकिन 10% बजट कंज्यूम करते हैं ना। तो उसके बारे में क्वेश्चन है B आइटम के बारे में, है ना, B कैटेगरी के बारे में आप लोग इसमें दिए हुए हैं ऑप्शंस। तो B वाले जो होते हैं वो मीडियम वाले होते हैं, मतलब 20-20 याद रखते हैं भाई, इन्वेंट्री का 20% है और 20% बजट कंज्यूम कर रहे हैं, है ना। तो इनको ना मॉडरेट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है B वाले आइटम्स को, है ना। देखो कवर 10% ऑफ टोटल इन्वेंट्री, तो 10 टोटल इन्वेंट्री जो है उसका सिर्फ 10% है, वो तो हमारे भाई बहुत ही कॉस्टली है जो A आइटम है। कह नीड क्लोज फॉलो अप, तो क्लोज फॉलो अप की जो रिक्वायरमेंट है वो हमारे C आइटम जो बहुत ही चीप आइटम होते हैं उनको, उनके लिए होती है। रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल या हैंडल्ड बाय सीनियर ऑफिसर, तो किसको हैंडल करेंगे, A आइटम को ही हैंडल करेंगे। तो B के बारे में रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल हमारा बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि A आइटम जो होते हैं उनको स्ट्रिक्ट कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है, B के लिए मॉडरेट कंट्रोल और C के लिए लूज कंट्रोल की रिक्वायरमेंट होती है। ओके, तो यहाँ पर सही है, ऑप्शन 3 करेक्ट हो गया हमारा। तो B आइटम के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है, वही लिखा हुआ है, ना तो ये कॉस्टली होते ना ही चीप होते, क्योंकि कॉस्टली तो A वाले या चीप वाले C हैं, तो ये बीच के हो गए। 20% टोटल क्वांटिटी का होते हैं इन्वेंट्री का, 20% टोटल खर्चा आता है इनके ऊपर। रिक्वायर मॉडरेट कंट्रोल, नीड पीरियोडिक फॉलो अप, है ना, क्योंकि C वालों को तो क्लोज फॉलो अप की नीड होती है, B वालों को जो है आपका
पीरियोडिक फॉलोअप, और ए वालों को मैक्सिमम फॉलोअप की नीड होती है ना। कैन बी हैंडल्ड बाय मिडिल मैनेजमेंट, इनको हैंडल करेगी, ए वालों को तो सीनियर ऑफिसर हैंडल करेंगे, बी वालों को मिडिल मैनेजमेंट, और जो सी वाले होते हैं ना तो एनी ऑफिशियल ऑफ द मैनेजमेंट का कोई भी ऑफिशियल उनको हैंडल कर लेगा, है ना। इनका रिक्वायर लो सेफ्टी स्टॉक। तो ये है बी आइटम के बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना। नेक्स्ट है ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस ऑफ पोटेंट ड्रग। पोटेंट ड्रग जो है उसकी ओरल लिक्विड फॉर्मुलेशंस है, यूजुअली इन सॉल्यूशन इंटेंडेड फॉर एडमिनिस्ट्रेशन टू पीडियाट्रिक पेशेंट्स की बात हो रही है बच्चों। उन्हें क्या कहोगे, है ना। तो लिंक्टस कहेंगे, लिनिमेंट कहेंगे, ड्रॉप कहेंगे, सिरप कहेंगे, है ना। तो ये हमारे ड्रॉप्स होते हैं। ओके, ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। व्हाट इज द स्टोरेज कंडीशन फॉर ड्रग एंड सप्लाईज के लिए स्टोरेज कंडीशन, देखो कोल्ड स्टोरेज की कंडीशन लिखी है बच्चों, आपको इसका टेम्परेचर पता होना चाहिए कितना है, सिर्फ ये आपको पता होना चाहिए। तो हमने टेम्परेचर पढ़ा हुआ है भाई, कोल्ड का कितना होता है, कूल का कितना होता है ना। तो कोल्ड आपने 2 से 8 डिग्री सेल्सियस पढ़ा है ना। तो यहाँ पर सिर्फ यही है कि देखो -2 से 8 लिखा हुआ है, 2 से 8, 2 से -8 है, -2 से -8, तो हमने पढ़ा 2 से 8 सिंपल, 2 से 8 डिग्री, जो कि आपका ऑप्शन 2 में दिया है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू शेड्यूल एम। बच्चों हमने पढ़ा भी शेड्यूल एम में हम लोग जीएमपी के लिए पढ़ते हैं ना, तो कह रहा है एम में कौन सा रिलेटेड नहीं है, कौन सा रूल जो है शेड्यूल एम से रिलेटेड नहीं है। रूल नंबर 71, 74, 75 और 76। देखो रूल नंबर 71 आता है, इसमें 74 भी आता है, 76 भी, और एक 78 भी होता है। ये सारे रूल्स जो है रिलेटेड है, ध्यान रखना है आप लोगों ने जीएमपी से। लेकिन 75 वाला रूल्स जो है ध्यान रखना वो जीएमपी से रिलेटेड नहीं है बच्चों। ओके, नेक्स्ट एन एजेंट इंटेंडेड फॉर यूज इन द डायग्नोसिस, मिटिगेशन, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन एनिमल इज कॉल्ड। सिंपली डेफिनेशन पढ़ते हो, किसकी पढ़ते हो बच्चों, ये हम अपनी जो ड्रग होती है ना, ड्रग की डेफिनेशन क्या पढ़ते हैं भाई। ड्रग क्या होती है, एक ऐसा एजेंट है इंटेंडेड फॉर यूज इन डायग्नोसिस के लिए, मिटिगेशन के लिए, ट्रीटमेंट, क्योर और प्रिवेंशन ऑफ डिजीज इन मैन और इन एनिमल। तो इसे हम कहते हैं ड्रग बोलते हैं। क्या कहेंगे, ऑप्शन 1 हो जाएगा आपका, ड्रग हो जाएगा। नेक्स्ट है कोल तार कलर्स लिस्ट परमिटेड टू बी यूज्ड इन कॉस्मेटिक्स, इसका वर्णन। कोल तार कलर्स के लिए आपका शेड्यूल कौन सा पढ़ा आप लोगों ने, क्यू पढ़ा, बिल्कुल करेक्ट है। पी में लाइफ पीरियड ऑफ ड्रग पढ़ते हो, P1 में पैक साइज के लिए आप लोगों का आता है, आर में मैकेनिकल कंट्रासेप्टिव्स के लिए आता है, और डिसइंफेक्टेंट फ्लूइड के लिए स्टैंडर्ड्स आते हैं ना। नेक्स्ट व्हेन स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस आर कोऑर्डिनेटेड, कह रहे स्ट्रक्चर्स और फंक्शंस क्या कोऑर्डिनेटेड होते हैं, बॉडी अचीव कर लेते हैं रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ इट्स इंटरनल एनवायरनमेंट, मतलब कि कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट की बात हो रही है। तो इसे क्या कहोगे, फिजियोलॉजिकल स्टेबिलिटी कहोगे, होम्योस्टैसिस कहोगे, एनाटॉमी इंटीग्रिटी, हीमोस्टैसिस। देखो हीमोस्टैसिस का मतलब होता है जब भी आपका ब्लड जो है स्टॉप, मतलब ब्लीडिंग स्टॉप होना, उसको हीमोस्टैसिस कहा जाता है ना। तो यहाँ पर आपका होम्योस्टैसिस आंसर हो जाएगा। कॉन्स्टेंट इंटरनल एनवायरनमेंट है ना, तो इसके लिए आपका टर्म आता है कौन सा, होम्योस्टैसिस, जो कि ऑप्शन 2 में आप लोगों को दिया है ना। होम्योस्टैसिस आएगा बच्चों। यहाँ पर मैंने ना ये ऑप्शन डी लिख दिया है ना, गलत लिख दिया, ये बी होगा आपका, होम्योस्टैसिस, है ना। नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ होलसेलर इन द मार्केटिंग चैनल। तो होलसेलर का मेन फंक्शन क्या है भाई, देखो हम पढ़ते हैं रिटेलर होते हैं, होलसेलर्स होते हैं, तो होलसेलर क्या करेगा भाई, देखो कह रहा है सेलिंग डायरेक्टली टू कंज्यूमर्स। भाई कंज्यूमर्स को तो जो सेल करनी है वो तो आपके रिटेलर्स करेंगे, है ना, तो होलसेलर तो नहीं करते। कह रहा है प्रोवाइड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। हाँ, गुड्स को देखो ये लार्ज क्वांटिटी में गुड्स को खरीदते हैं ना, तो ये एक तरीके से उनको प्रोवाइड करेंगे स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स, बिल्कुल करेक्ट है। पर एडवर्टाइजिंग प्रोडक्ट या मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट, तो यहाँ पर देखो आपका ऑप्शन 2 करेक्ट है बच्चों, प्रोवाइड स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स। ओके, आपकी किसकी बात हो रही है, होलसेलर की बात हो रही है। कह रहे मेन फंक्शन होलसेलर का, मार्केटिंग चैनल में होलसेलर का फंक्शन देख लो क्या लिखा हुआ है। कह रहे बाय प्रोडक्ट इन बल्क फ्रॉम मैन्युफैक्चरर, जो है ना प्रोडक्ट को बना रहा है वो तो मैन्युफैक्चरर है, तो उससे ना लार्ज क्वांटिटी में ना ये सामान खरीद लेते हैं, है ना, और उनको सेल देम टू रिटेलर्स या अदर बिजनेसमैन को उनको सेल करते हैं। तो ये इंटरमीडिएटरी की तरह बीच में काम करेंगे, है ना। फैसिलिटेट द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ गुड्स का डिस्ट्रीब्यूशन फैसिलिटेट करेंगे, सर्विस बिटवीन प्रोड्यूसर्स, जो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं मतलब, एंड रिटेलर्स के बीच में, है ना। फिर कह रहे हैं होलसेलर
टिपिकली बाय करते हैं लार्ज क्वांटिटी, सेल देम इन स्मॉलर क्वांटिटी, ऑफन प्रोवाइड सर्विस लाइक स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन एंड क्रेडिट टू रिटेलर्स। ओके, नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉमन मेथड यूज्ड फॉर एक्सट्रैक्टिंग एक्टिव कंपाउंड्स फ्रॉम द हर्ब। भाई हमारे जो हर्ब हैं उनसे हमने जो एक्टिव कंपाउंड है बच्चों वो एक्सट्रैक्ट करना है, एक्टिव कंपाउंड, एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट जो है वो एक्सट्रैक्ट करने हैं तुमने। तो कौन सा मेथड तुम यूज़ करोगे बताओ? फर्मेंटेशन से करोगे, बेकिंग से, ड्राइंग से या फिर स्टीम डिस्टिलेशन? तो किससे करोगे भाई? सिंपल ही है हमारा, स्टीम डिस्टिलेशन हम लोग यूज़ करेंगे, है कि नहीं? ऑप्शन 4। जैसे ऑस्टियोपोरोसिस इज ए कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय, इसमें क्या होता है? ऑस्टियोपोरोसिस में बोन्स में ना पोर्स क्रिएट हो जाते हैं, बोन्स क्या हो जाती है? फ्रजाइल, मतलब कि बहुत ही वीक हो जाती है ना। कह रहे नो इफेक्ट ऑन बोन, तो भाई बोन की तो बात हो ही रही है, तो बोन पे तो इफेक्ट होगा ही। लॉस ऑफ बोन मास एंड डेंसिटी करेक्ट है, एक्सेसिव बोन का ग्रोथ नहीं होता इसमें, फ्यूजन ऑफ स्पाइन भी नहीं होता। क्या होता है? लॉस हो जाता है बोन मास एंड डेंसिटी। ओके, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। ऑस्टियोपोरोसिस में बच्चों क्या होता है? कंडीशन करेक्टराइज्ड बाय डिक्रीज बोन की मास एंड डेंसिटी कम हो जाएगी, लीडिंग टू वीक, बिल्कुल वीक और फ्रेजाइल बोन्स दैट आर मोर प्रोन टू फ्रैक्चर, जैसे कि उनका फ्रैक्चर हो सकता है। दिस वीकनिंग कैन हैपन ड्यू टू लॉस ऑफ बोन डेंसिटी और change in the bone structure. Which of the following is the elastic cartilage of larynx? larynx का elastic cartilage बच्चों कौन सा होता है? एटिनोइड है, क्रिकोइड, एपिग्लोटिस है, थायराइड? तो ये हमारा एपिग्लोटिस होता है, एपिग्लोटिस होता है बच्चों, ऑप्शन सी हो जाएगा। एपिग्लोटिस क्या है बच्चों? लीफ शेप का फ्लैप होता है कार्टिलेज का, है ना। तो ये क्या है? लीफ शेप का फ्लैप है, किसका बना है? कार्टिलेज का बना होता है, कवर करता है किसको? लैरिंग्स की ओपनिंग को। भाई जब तुम खाना खाते हो, स्वेलो करते हो ना, तो उस टाइम पे ये देखता है कि भाई तुम्हारा खाना जो है वो मतलब कि ये क्या करेगा? उसको क्लोज कर देगा, एपिग्लोटिस लैरिंग्स को क्लोज कर देगा। देखो ड्यूरिंग स्वेलिंग लिखा है इसमें, कह रहा कवर द ओपनिंग ऑफ लैरिंग्स ड्यूरिंग स्वेलोइंग के टाइम पे ना उस ओपनिंग को, लैरिंग्स की ओपनिंग को कवर कर देगा, प्रिवेंट करेगा फूड एंड लिक्विड फ्रॉम एंटरिंग द लंग्स में, हमारा फूड ना चला जाए। ठीक है, तो ये एपिग्लोटिस होता है बच्चों। तो ये किसका बना है? कार्टिलेज का बना होता है, लीफ की शेप का फ्लैप होता है, कवर करता है हमारे लैरिंग्स की ओपनिंग को। ओके, स्वेलोइंग के दौरान। ओके, याद रखना आप लोगों ने। नेक्स्ट है फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रेगुलेट करेगी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स ऑफ हर्बल मेडिसिन इन इंडिया, है ना। तो हर्बल मेडिसिन जो है उनकी क्वालिटी स्टैंडर्ड्स को रेगुलेट करता है कौन? आयुष है, WHO, ICH, FDA? तो आंसर हो जाएगा आपका आयुष, ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है व्हाट इज द प्राइमरी फंक्शन ऑफ DNA? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। बच्चों न्यूक्लिक एसिड पढ़ते हो, DNA RNA होते हैं, है ना। तो DNA जो है हमारा प्राइमरी फंक्शन क्या है? DNA का कैटलाइज बायोकेमिकल रिएक्शंस, तो DNA का काम नहीं है। ट्रांसपोर्ट करेगा मॉलिक्यूल विद इन सेल, ये भी नहीं होता। प्रोवाइड स्ट्रक्चरल सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करेगा बच्चों। क्या करेगा? जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो होती है बच्चों वो हमारे जो होती है DNA में स्टोर होती है। तो करेक्ट है ऑप्शन 4। नेक्स्ट है फॉलोइंग मैनेजमेंट फंक्शन इन्वॉल्व सेटिंग गोल्स, सेट करने एंड डिसाइड हाउ टू अचीव दैम, है ना। भाई मैनेजमेंट के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं तो उसमें कौन सा फंक्शंस है जिसमें क्या करते हैं भाई? गोल्स सेट करते हैं और उनको मतलब कैसे अचीव करना है सब डिसाइड करते हैं, मतलब कैसे क्या करना है ना। तो ये सब आपका किस में? कंट्रोलिंग में, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग एंड लीडिंग। तो ये हमारा प्लानिंग में, भाई प्लान कर रहे हो तुम, है ना। तो ये प्लानिंग में आता है, तो ऑप्शन 2 हमारा करेक्ट। पैराइटल सेल सीक्रेट, तो पैराइटल सेल से क्या सीक्रेट करते हैं? स्टमक की जो आपकी पैराइटल सेल्स होती है बच्चों, तो पैराइटल सेल से आपका HCl और आपका जो इंट्रिंसिक फैक्टर सीक्रेट होता है ना। इंट्रिंसिक फैक्टर जो कि विटामिन B12 के अब्जॉर्प्शन के लिए रिक्वायर्ड होता है, इसकी डेफिशिएंसी से परनीशियस एनीमिया देखने को मिलता है। तो पैराइटल सेल से क्या सीक्रेट करेगी बच्चों? इंट्रिंसिक फैक्टर HCl आपको ऑप्शन 1 में ही दिया हुआ है। ओके, बाकी आपका जो है पेप्सिनोजन जो होता है, इससे पेप्सिन बनता है HCl की प्रेजेंस में। ओके, है ना। बाकी जो है ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा इसमें। ओके, क्या पेप्सिनोजन जो होता है ये चीफ सेल्स होती है ना स्टमक की, वहाँ से सिक्रेट होता है, और गोबलेट सेल्स होती है वो म्यूकस सिक्रेट करती है, और आपके पैराइटल सेल्स से HCl और इंट्रिंसिक फैक्टर, तीनों सेल्स के बारे में याद रखना। इससे क्यू फीवर एंड ट्रेंच फीवर आर, तो क्यू फीवर और ट्रेंच फीवर क्या है बच्चों? बैक्टीरियल डिजीज है, रिकेट्सियल है, फंगल है, स्पायरोचीटल डिजीज। तो ये हमारे रिकेट्सियल डिजीज होती है। क्या होती है? रिकेट्सियल डिजीज, क्यू फीवर और ट्रेंच फीवर। ओके, तो रिकेट्सियल डिजीज के बारे में देख लो, इनके कोस्टिव ऑर्गेनिज्म
लिखे हुए हैं, जैसे कि एपिडेमिक टाइफस है आपका, ये भी रिकेट्सियल डिजीज़ है। म्यूरियन टाइफस को एंडेमिक टाइफस बोलते हो। स्पॉटेड फीवर होता है, रॉकी माउंटेन, रिकेट्सियल पोक्स होता है, क्यू फीवर जो आपसे पूछा हुआ है, ट्रेंच फीवर पूछा हुआ है, स्क्रब फीवर, ये सारे रिकेट्सियल डिजीज़ है। इनके कॉज ऑर्गेनिज्म क्या है? एपिडेमिक टाइफस का है रिकेट्सिया प्रोवाजेकी है। म्यूरियन टाइफस या एंडेमिक टाइफस का रिकेट्सिया मूसेरी, तो आर से रिकेट्सिया है। ओके। स्पॉटेड फीवर जो रॉकी माउंटेन है तो इसमें रिकेट्सिया रिकेट्सी होता है। रिकेट्सियल पोक्स का रिकेट्सिया एकारी। क्यू फीवर का कॉक्सिला बर्नेटी। ट्रेंच फीवर का कोस्ट ऑर्गेनिज्म रिकेट्सिया क्विंटाना। स्क्रब फीवर का रिकेट्सिया सुसुगा मुशी। ओके। तो ये सारे कोस्ट ऑर्गेनिज्म लिखे हुए हैं रिकेट्सियल डिजीज के। नेक्स्ट है ऑर्गन रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड इक्विलिब्रियम इज लोकेटेड इन, है ना। तो जो आपका ईयर के जो आप ऑर्गन्स पढ़ते हो ना, जैसे मतलब कि आपका आउटर ईयर होता है, उसके बाद मिडिल ईयर होता है और आपका इनर ईयर होता है। मिडिल आपकी जो कहीं ईयर ओसिकल्स कहाँ पर आ जाते हैं, तो बच्चे कहेंगे भाई मैडम जो मिडिल ईयर होती है ना वहाँ पर हमारी मैलियस इनकस स्टेपिस जो हम पढ़ते हैं ईयर ओसिकल्स की, भाई एक कान में 3 मतलब की बोन होती है ना, तो ये मिस के नाम से हम याद रखते हैं। मैलियस होती है, इनकस होती है, स्टेपिस होती है। तो ये प्रेजेंट मिडिल ईयर में प्रेजेंट होती है ना। तो आपका जो इनर ईयर होता है उसमें हमने वेस्टिब्यूलर कोक्लिया पढ़ा हुआ है ना। तो जो आपका ऑर्गन जो रिस्पॉन्सिबल है बैलेंस के लिए, इक्विलिब्रियम के लिए, तो ये हमारे इनर ईयर में प्रेजेंट है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल हमारा करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्ट एज टर्मिनेशन कोडोन, है ना। टर्मिनेशन कोडोन जो होते हैं बच्चों, इनको आप स्टॉप कोडोन भी बोलते हो। क्या बोलते हो? स्टॉप कोडोन। तो UAA होता है, UAG होता है, UGA होता है। UAA, UAG और UGA 3 होते हैं। तो ऑप्शन 1 में आपको दे रखे 2। ठीक है। तो ये 3 जो मैंने आपको बताई, ये तीनों क्या है? हमारे टर्मिनेशन कोडोन या स्टॉप कोडोन इन्हें आप कह सकते हो, है ना। UAA, UAG, UGA तीनों क्या होते हैं बच्चों? स्टॉप कोडोन, टर्मिनेशन कोडोन होते हैं। डू नॉट कोड, ये किसी भी अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करते। मतलब टर्म मैनेजमेंट कम्स फ्रॉम द लैटिन वर्ड, कौन से लैटिन वर्ड से ये हमारा जो टर्म मैनेजमेंट आया है? तो इसके ऑप्शन देखें तो ये ऑप्शन 4 हो जाएगा। मिनुआग्री जो है ये टर्म, इससे आपका जो ये मैनेजमेंट टर्म आया है ये लैटिन वर्ड है। ओके। जैसे विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट कम्युनिकेबल डिजीज नहीं है बच्चों। देखो डायबिटीज़ बिल्कुल नहीं है कम्युनिकेबल। हेपेटाइटिस होता है, लेप्रोसी होता है, डिप्थीरिया होता है। जो आपका जैसे कि ऑप्शन 1 हो गया भाई, कैंसर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, ये जो हमारे हैं ये कम्युनिकेबल डिजीज़ में नहीं आते हैं। ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट है न्यूक्लिक एसिड और पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड। देखो न्यूक्लिक एसिड आपके DNA RNA जैसे होते हैं, है ना। न्यूक्लिक एसिड में आपका DNA आ गया, RNA आ गया, है ना। न्यूक्लिक एसिड होते हैं, ये जो पॉलीमर होते हैं किसके? न्यूक्लियोटाइड्स के, है ना। तो इनका जो मोनोमर यूनिट है वो क्या है बच्चों? वो न्यूक्लियोटाइड से मिलके बने होते हैं। ये कह रहे हेल्ड बाय 3 and 3 प्राइम एंड 5 ब्रिज। तो इनके जो न्यूक्लियोटाइड्स के बीच में ना बच्चों बॉन्ड होता है 3-5 जो होता है ये फॉस्फेट ब्रिज होता है। सल्फर नहीं होगा, देखो सल्फर तो प्रेजेंट है ही नहीं, है ना हमारा इसमें। नाइट्रोजन होता है बट जो ये 3-5 जो होता है ये फॉस्फेट ब्रिज होता है। ईथर का भी इसमें कुछ नहीं है। तो ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। और ये जो बॉन्ड बनता है बच्चों फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड बनता है। क्या होता है? फॉस्फोडाइस्ट्रेज बॉन्ड कह रहे हैं कनेक्ट करेगा फॉस्फेट ग्रुप ऑफ एक न्यूक्लियोटाइड का फॉस्फेट ग्रुप एंड 3 कार्बन ऑफ द शुगर मॉलिक्यूल इन द नेक्स्ट न्यूक्लियोटाइड फॉर्मिंग बैकबोन ऑफ द न्यूक्लिक एसिड चेन की बैकबोन इससे बनती है। ओके। नेक्स्ट है पीपल विद डैश ब्लड आर सेट टू यूनिवर्सल डोनर। तो हमने जो ब्लड ग्रुप पढ़े हैं ए होता है, बी, ए बी और ओ, ये 4 आप पढ़ते हो। तो ओ वाला आपने पढ़ा है भाई यूनिवर्सल डोनर होता है, ए वाला यूनिवर्सल एक्सेप्टर होता है। तो ओ वाला भाई यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकता है। वो ओ वाला जो है ये ए वाले को दे देगा भाई, बी वाले को दे देगा, ए बी वाले को दे देगा और ओ वाले को दे देगा, लेकिन लेगा किससे? तो ये क्वेश्चन भी आता है ये रिसीव किससे करेगा? ये सिर्फ ओ से ही रिसीव कर सकता है बच्चों। ठीक है। यूनिवर्सल डोनर होता है, सभी को दे सकता है लेकिन रिसीव करेगा सिर्फ ओ वाले से ही, है ना। तो यहाँ पर पूछे यूनिवर्सल डोनर को, सिंपली आपने बताना ऑप्शन 2 टाइप ओ होता है। फॉलोइंग इज ए टाइप ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन। तो स्केलेटन सिस्टम पढ़ते हो, टोटल कितनी आप पढ़ते हो? बोन्स होती है 206 पढ़ते हो ना। तो आपकी इसमें ना एक्सियल बोन्स होती है, एक्सियल स्केलेटन होता है और अपेंडिकुलर होता है। अपेंडिकुलर में जो होती है 126 बोन्स होती है, इसमें 82 टोटल मिला के 206 बन जाएंगी। ओके। तो हमसे अपेंडिकुलर का पूछा है, इज ए टाइप ऑफ अपेंडिकुलर। तो अपेंडिकुलर में बच्चों क्या होते हैं? आपके 2 हाथ
बात है 2 पैर है, तो आपके मतलब कि 4 लिम्स है ना टोटल, मतलब कि 2 4 लिम्स जो होते हैं 30 होती है इनमें, तो टोटल 60 इसमें हो गई, और हाइंड लिम्स में भी 60 120 तो यही हो गई, बाकी 6 बची है ना। तो 2 पेल्विक गर्डल, 4 पेक्टोरल गर्डल की बोन्स होती है। तो पेक्टोरल गर्डल में 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला हो गई, और जो पेल्विक गर्डल में आपकी हिप बोन होती है ना, वो एक हिप बोन तो मैलिस इनका जो आपका सॉरी इलियम स्टेम प्यूबिस बोन से बनी होती है, एक हिप बोन, लेकिन उसको काउंट एक ही करते हैं हिप बोन को, हाँ 2 हिप बोन होते हैं। तो इस तरीके से हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन होता है जिसमें 126 होती है। हम तो यहाँ पर पूछा है इसमें से टाइप ऑफ अपेंडिकुलर स्केलेटन है। देखो स्टर्नम जो आपकी चेस्ट बोन होती है, रिब्स होती है 12 पेयर ऑफ रिब्स होती है, स्कल जो आपका स्कल होता है इसमें जो हम पढ़ते हैं फेशियल बोन 14 होती है, और टोटल स्कल में 22 होती है। तो ये तो आपकी एक्सियल स्केलेटन के पार्ट हो गए, लेकिन स्कैपुला, क्लेविकल स्कैपुला जो पेक्टोरल गर्डल में आपका आता है, या आपका अपेंडिकुलर स्केलेटन में आएगा, तो ऑप्शन 4 मेरे बच्चों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा तुम्हारा, है ना। अपेंडिकुलर स्केलेटन में 126 बोन होते हैं, 4 पेक्टोरल गर्डल में कैसे 2 तो भाई हमारी क्या हो गई सॉरी इसमें हाँ 2 क्लेविकल होगी, 2 स्कैपुला हो गई। ये आपके पेक्टोरल में बच्चों 2 हिप बोन होती है, हैंड लिम में 60 और फोर लिम में 60, तो इस तरीके से 126 होती है। तो आपसे बस ये पेक्टोरल गर्डल में देखो 2 क्लेविकल, 2 स्कैपुला, स्कैपुला किसका पार्ट हो गया, हमारा अपेंडिकुलर स्केलेटन का, ये हमसे पूछा हुआ था। ओके, बाकी पेल्विक गर्डल में आपकी जो हिप बोन है, कोक्सल बोन भी बोलते हैं इसको, तो हिप बोन होती है ना वो आपकी जो इलियम स्टेम प्यूबिस बोन से बनी होती है। एक हिप बोन के अंदर जो है ये 3 बोन है, इलियम स्टेम प्यूबिस है ना, बाकी काउंट इसको मतलब कि 2 हिप बोन ही करते हैं जो पेल्विक गर्डल में। ओके, नेक्स्ट है व्हाट डू एंटीरियर पिट्यूटरी सेल सिक्रेट। तो पिट्यूटरी जो हमारी ग्लैंड होती है ना, पिट्यूटरी ग्लैंड, तो उसमें जो एंटीरियर लोब होती है, तो एंटीरियर लोब से हम पढ़ते क्या क्या सिक्रेट होता है एंटीरियर लोब से। एंटीरियर लोब से हमारा FSH होता है, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन LH होता है, ACTH होता है बच्चों, TSH होता है, और आपका जो है प्रोलैक्टिन होता है, और हमारा ग्रोथ हार्मोन होता है। ओके, तो देखो यहाँ पर ऑप्शन 1 में प्रोलैक्टिन दिया है आपको, बाकी पैराथॉर्मोन्स जो पैराथायरॉइड ग्लैंड से सिक्रेट होते हैं, पैराथॉर्मोन्स है ना जो कैल्शियम के लेवल को रेगुलेट करते हैं। ऑक्सीटोसिन जो है बच्चों पोस्टीरियर पिट्यूटरी सिक्रेट होता है, वैसोप्रेसिन भी। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट है। नेक्स्ट सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन का प्रेफर्ड ओवर फर्स्ट जनरेशन बिकॉज दे कह रहे सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिन को प्रेफर करते हो, क्यों करते हो ओवर फर्स्ट जनरेशन, कह रहे बिकॉज दे हैव शॉर्टर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, हाई पोटेंशियल फॉर एडिक्शन, लेस जो है सेडेशन कराएंगे, मोर ड्राउजीनेस। तो क्यों प्रेफर करते हैं बच्चों, क्योंकि ये सेडेशन कम कराते हैं, है ना। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट हो जाएगा। देखो सेकंड जनरेशन एंटी हिस्टामिनिक्स जो होते हैं बच्चों, ये हाई इनकी H1 सेलेक्टिविटी ज़्यादा होती है, कोई भी इनका CNS जो एंटी कोलिनर्जिक साइड इफेक्ट नहीं होते, और इनकी CNS डिप्रेसेंट प्रॉपर्टी इनमें एब्सेंट होती है। ओके, नेक्स्ट है एड्रेनलिन सिंथेसाइज फ्रॉम। तो एड्रेनलिन जो है हमारा कैटेकोलामिन्स में पढ़ते हो, एड्रेनलिन, नोरेड्रेनालिन, डोपामिन, कैटेकोलामिन्स। तो कैटेकोल जो होता है उससे सिंथेसाइज जो होते हैं, इनमें कैटेकोल जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो बेंजल्डिहाइड, रिसोर्सिनोल ये नहीं होगा, कैटेकोल जो है ऑप्शन 3 करेक्ट हो जाएगा। ओके, एड्रेनलिन को बच्चों एपिनेफ्रिन भी बोलते हैं। कैटेकोलामिन्स में ये हमारा आता है, इसका मतलब कैटेकोलामिन का मतलब क्या होता है कि भाई ये डिराइव होते हैं किससे, कैटेकोल से। कैटेकोल क्या होता है, कैटेकोल ऐसी बेंजीन रिंग जिसमें क्या 2 OH ग्रुप साथ साथ में एडजेसेंट टू ईच अदर प्रेजेंट होते हैं, एक साथ में 2 मतलब कि आपके OH ग्रुप प्रेजेंट होते हैं, ऐसी बेंजीन रिंग जिसमें OH ग्रुप एडजेसेंट होते हैं, है ना। फिर कह रहे हैं कि हाइड्रोक्सिल ग्रुप, मतलब एड्रेनलिन जो सिंथेसाइज होता है आपको पता है टायरोसिन से हमारा बनता है, टायरोसिन बनेगा, टायरोसिन से लीवोडोपा बनता है, लीवोडोपा से डोपामिन, एल डोपा मतलब उससे फिर डोपामिन बनता है, फाइनल नोरएड्रेनलिन, फिर नोरएड्रेनलिन का डिमिथाइलेशन होकर आपका एड्रेनलिन बनता है ना। मिथाइलेशन कह रहे हैं फाइनल स्टेप, इसमें मिथाइलेशन होगा किसका, नोरएड्रेनलिन का मिथाइलेशन होगा, और फिर आपका एड्रेनलिन बनता है। ओके, नेक्स्ट है नॉट अ फर्स्ट लाइन ड्रग फॉर ट्रीटमेंट ऑफ ट्यूबरक्लोसिस, है ना। टीबी की जो ड्रग पढ़ते हो बच्चों फर्स्ट लाइन ड्रग में नहीं आता, तो आइसोनियाजिड हमारा फर्स्ट लाइन में आता है, बिल्कुल आता है। इथेनोमाइड आपका फर्स्ट लाइन में नहीं आता, इथेम्बिटोल, रिफाम्पिसिन आता है, पायराजिनामाइड और स्ट्रिप्टोमाइसिन भी आता है। ये 5 आपकी फर्स्ट लाइन ड्रग होती है टीबी की। इथेनोमाइड बच्चों हमारी सेकंड लाइन जो है एंटी टीबी ड्रग में आता है, तो ऑप्शन 2 करेक्ट है। तो एंटी टीबी ड्रग में बच्चों फर्स्ट लाइन ड्रग्स में देखो रिफाम्पिसिन, आइसोनियाजिड, पायराजिनामाइड, इथेम्बिटोल और स्ट्रिप्टोमाइसिन। सेकंड लाइन जो ड्रग्स होती है बच्चों उनमें देखो आपका थायासिटाजोन, पैरामिनोसैलिसिलिक एसिड, इथियोनामाइड आता है जो आपको दिया हुआ था ना, सेक्लोसिरिन, कैनामाइसिन, एमिकैसिन, कैप्रियोमाइसिन। न्यूअर ड्रग्स जो है उसमें सिप्रोफ्लोक्सासिन आता है, ओफ्लोक्सासिन, क्लैरिथ्रो, एजिथ्रोमाइसिन, रिफाब्यूटिन।
जैसे एंटी ट्यूबरकुलर एक्टिविटी आइसोनियाजिड, तो आइसोनियाजिड जो बच्चों आपने देखी फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में आता है। INH आइसोनिकोटिनिक एसिड हाइड्राजाइड होता है ये, है ना। तो इसका जो एंटी टीबी एक्टिविटी होती है ना, तो क्या करती है आइसोनियाजिड, क्या करती है मिकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा देती है। माइकोबैक्टीरिया जो है इनका जो मिकोलिक एसिड के सिंथेसिस होते हैं उसको इनिबिट कराने का काम होता है हमारे आइसोनियाजिड का, ठीक है। बाकी जो है इसमें ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा, माइकोलिक एसिड के सिंथेसिस को इनिबिट करा देगी आपकी आइसोनियाजिड, ये इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो ऑप्शन 2 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, तो इस वीडियो में बच्चों इतने क्वेश्चंस थे। अभी एक क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग दोगे कमेंट बॉक्स में। ओके, फिर बच्चों द फॉलोइंग बाइगोनाइड ड्रग इज इन्वॉल्व इन इंक्रीजिंग ग्लूकोज अपटेक एंड डिक्रीज कराएगी ग्लूकोज का सिंथेसिस, है ना। ग्लिपिजाइड है, टोलब्यूटामाइड, मेटाफॉर्मिन, मिगलेटोल। इसका आंसर आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।